नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। इसमें we will be discussing spherical refracting surfaces। ये ग्लास का ये सरफेस है, दिस इज स्फेरिकल इन शेप। इसमें जिस स्फीयर से इसको बनाया है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द सेंटर पॉइंट और द मिड पॉइंट इज टर्म्ड एज द पोल। द लाइन जॉइनिंग P and C is termed as the principal axis। इसको principal axis बोलते हैं। PC, the radius of the sphere from which the given refracting surface is formed, is termed as the radius of curvature। And this is a convex refracting surface। ये convex refracting surface है। Now we will study the relationship between the radius of curvature, the object distance and the image distance for a convex refracting surface। ये एक convex refracting surface है। And this is the principal axis। This is the pole। इसका जो सेंटर है that will be lying somewhere on the right side। So this is the center of curvature and this is an object lying towards the left side। Light ray from the object strikes on this convex refracting surface। On this side we are having the first medium, on this side we are having the second medium। To study the refraction, what will happen to this ray? To study the refraction we will be drawing a normal at this point। Normal अभी हम लोग ये ड्रॉ करते रहें। This is the normal। The angle between the incident ray and the normal is the angle of incidence। What happens to this ray? Instead of going straight, ये light ray, this is entering from a rarer medium to a denser medium। Suppose this is air, this is glass। So instead of going straight, this bends towards the normal। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसा कुछ आ जाएगा। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा कुछ आएगा। दूसरी लाइट रे अभी हम लोग ये ले रहे हैं, बिकॉज टू फॉर्म द इमेज 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड। और इधर पर रिफ्रैक्शन देखने के लिए क्या करेंगे? यू विल बी वंस अगेन ड्रॉइंग द नॉर्मल। इस पी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे। पी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या है? आप इसको सेंटर से मिला दीजिए। सो दिस लाइट रे इज स्ट्राइकिंग दिस सरफेस नॉर्मली, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है। तो क्या होगा? इसके पास कोई चेंज नहीं आएगा। दिस विल कंटिन्यू टू मूव अराउंड द सेम लाइन एंड दिस is how we form the image। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी रियल इमेज आ गई है।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये कैसे लिखेंगे? n2 upon n1 ऐसा लिखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, फर्स्ट मीडियम में कौन सा वाला एंगल? कुछ डाउट है? आर नॉर्मल। हाँ ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे का, अरे बोल देना था, तुरंत ही बोलना था। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल, perfectly okay. I've drawn it to the wrong side. अब इसमें according to the Snell's law, फर्स्ट वाले मीडियम में कौन सा एंगल है? फर्स्ट वाले मीडियम में आई है, साइन आई, डिवाइडेड बाय क्या? साइन आर। एंड फॉर स्मॉल एंगल्स वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। और इसको इस फॉर्म में भी अभी हम लोग याद रख लेते हैं, n1 sin i इज इक्वल टू n2 इनटू sin r। कैसा बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फाउंड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? फर्स्ट का है। और फर्स्ट में कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है? इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम और द मीडियम इन विच द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज फाउंड। सो n1 into sin i is equal to n2 into sin r. So n1 into i will be equal to n2 into r. अब ऑब्जेक्ट पर इस वाले एंगल को अभी हम अल्फा बोल देते हैं, इमेज पर बनने वाला ये एंगल इसको बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाला ये एंगल दिस इज गामा। अब इसको देखकर बताओ, सपोज इसको n लिख दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर इसको m लिख दिया, दिस इज n। अब ट्राइंगल NCI, ट्राइंगल NCI में कौन सा एक्सटीरियर एंगल? ट्राइंगल NCI कौन सा एक्सटीरियर एंगल? गामा। गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, सो गामा विल बी इक्वल टू r प्लस बीटा, और r विल बी इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर ट्रायंगल NCO, ट्रायंगल NCO इसमें कौन सा एक्सटीरियर एंगल? I is the exterior angle is equal to alpha plus gamma. I will be equal to alpha plus gamma, ऐसे ही कुछ आएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन, this is the second and this is the third. Combining the three, इन तीनों को अगर आप कंबाइन करें तो क्या आएगा? n1 into i is alpha plus gamma, n2 into r, r is gamma minus beta। हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड and third. For small angles, alpha can be written equal to
tan अल्फा, इसको क्या लिख लेंगे tan गामा, इधर पर tan अल्फा कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी। अल्फा विल बी इक्वल टू nm अपॉन mo, tan गामा nm अपॉन mc, tan बीटा nm अपॉन mi। पूरे में से क्या कॉमन निकाल कर कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा डायरेक्टली नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप यू विल बी टेकिंग nm कॉमन, nm कॉमन मिलेगा तो क्या मिलेगा n1 अपॉन m कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू p, m को अभी लोग p से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, n1 अपॉन po प्लस n1 अपॉन pc इज इक्वल टू n2 अपॉन pc माइनस n2 अपॉन pi, ऐसा कुछ आएगा। टर्म्स को रीअरेंज करेंगे इसके बाद, टर्म्स को कैसा रीअरेंज करें, we have transferred this n2 to the left side और इसको right side। अब देखो इसमें ये क्या आ जाएगा n1 अपॉन po, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p से, इसको u लिखेंगे, p से रेडियस जो है दिस विल बी टुवर्ड्स द राइट साइड, इसको r, फिर p का i से जो डिस्टेंस है इसको v लिख देते, क्या आ जाएगा यहां पर n1 अपॉन माइनस u प्लस n2 अपॉन pi कैसा आएगा प्लस b, n2 माइनस n1 अपॉन, तो ये फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है। ये यूज करेंगे अभी हम लोग लेंस बेकर्स फॉर्मूला में। इस फॉर्म में कैसा याद रखते हैं, यहां पर इमेज डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना और ध्यान भी रखना, नीचे इमेज डिस्टेंस है, यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऊपर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच दिस इमेज इज फॉर्म, ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, और इमेज कौन से मीडियम में बन रही है, सेकंड मीडियम में, तो ये इमेज डिस्टेंस नीचे, ऊपर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इमेज इज फॉर्म। तो ये याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इमेज इज फॉर्म अपॉन क्या है इमेज डिस्टेंस। अब इसी चीज को अगर अभी लोग पकड़ लें तो यहां पर ये वाला टर्म तो बहुत आसान हो जाता है। क्या आएगा नीचे, नीचे क्या आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तो नहीं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है।
अब इसमें अभी हम लोगों ने बोला नीचे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऊपर क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, और फिर इधर क्या आ जाएगा n2 माइनस n1, तो ये n2 माइनस n1 ऐसे ही आ जाएगा n2 माइनस n1। अगर ये n2 माइनस n3 होता तो यहाँ पर भी n2 माइनस n3 आ जाता, nx माइनस ny तो यहाँ पर nx माइनस ny, याद रखना। अब इसको पूरी इक्वेशन को अगर आप n1 से डिवाइड कर दें, we are writing the final relations of the area, इसको रब कर देंगे तो ये तो हो चुका है। n1 से अगर डिवाइड करें तो n2 अपॉन n1 बाय v माइनस n1 अपॉन n1 बाय u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन r। तो ये n21 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n21 माइनस 1 अपॉन r। दिस इज द रिलेशन। इसको अभी हम लोग यूज करें। अब हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद द सेम रिलेशन वी ट्राई टू डिराइव फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अलग से नहीं दिया है बट एग्जामिनेशन में आ चुका है, डायग्राम में दिया हुआ है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस आल्सो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए refraction at concave refracting surface। refraction at concave surface। This is a concave surface। इसमें जिस स्फीयर से इसको बनाया है या जिसका ये पार्ट है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे। फिर इसके बाद इसके सेंटर को P मार्क कर दिया, और इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज द सेकंड मीडियम। डायग्राम साथ में ड्रॉ करते जाना। Suppose this is the object, यहां कहीं पर ये ऑब्जेक्ट है, और इससे जो लाइट रे ये थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं इस तरह, so to know about the refraction at this surface हम लोग यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। This is the normal angle of incidence, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है ये आई आता है, दिस इज आई। व्हाट विल हैपन टू द लाइट रे, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट
ये ऐसा सीधा नहीं जाएगी। क्या होगा इस लाइट रे का? सिंस लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम rarer medium into denser medium, this will bend towards the normal bend होगी। ये पाथ है, ऐसा होना चाहिए था। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसा कुछ आना था, लेकिन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, therefore this will bend towards the normal। तो अब इसका रिफ्रैक्टेड रे का, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, का नॉर्मल के साथ जो एंगल है ये आर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे ये वाली ले रहे हैं, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा ये देखने के लिए ड्राइंग है नॉर्मल एट दिस पॉइंट। नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या है? आप इसको सेंटर से मिला दिए, आपने इसको सेंटर से मिला दिया। अब ये लाइट रे सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेज तो आगे जाकर नहीं मिलेंगी, बट दीज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पीछे से आ रही है। ये दोनों लाइट रेज पीछे यहां कहीं से आ रही है। So these appear to be coming from a point I. This is the image. अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये पूरा एंगल तो अभी हम लोग पहले आई मार्क कर चुके हैं। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये ब्लू कलर की लाइन और इसको डॉटेड, ये आर आ जाएगा। और पहले की तरह ऑब्जेक्ट पर एंगल अल्फा, इमेज पर बीटा और सेंटर पर गामा, ऐसा लिख देंगे। और फिर से अभी हम लोग कैसा लिखेंगे? इस पॉइंट को N और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसको अभी हम लोग ने M मार्क कर दिया। नाउ राइटिंग डाउन द स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second with respect to first कैसा मिलेगा? This will be n2 divided by n1। और इसके बाद क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले में और इसको कैसा लिखा था? n1 into sin i n2 into i। अब ट्राइंगल्स देखकर बताओ कौन कौन से? ट्राइंगल एनसीआई, इसको फर्स्ट नंबर दे दे रहे हैं, दिस इज फर्स्ट। ट्राइंगल एनसीआई में गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा और आर विल बी इक्वल टू गामा माइनस बीटा। और कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं? देखकर बताओ। ट्राइंगल एनओसी, ट्राइंगल एनसीओ। इस ट्राइंगल में ये देखना ध्यान से, जस्ट ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट। ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, गामा इज इक्वल टू आई प्लस ऐसा लिख सकते हैं।
दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या मिल जाएगा, n1 इंटू आई गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 इंटू गामा माइनस बीटा। फॉर स्मॉल एंगल्स क्या लिखेंगे इसको, tan गामा tan गामा की वैल्यू mn अपॉन mc, tan अल्फा tan बीटा पूरे में से क्या कॉमन निकाल कर कैंसिल कर सकते हैं, mn कैंसिल कर दें, n1 अपॉन mc माइनस n1 अपॉन mo इज इक्वल टू n2 अपॉन mc माइनस n2 अपॉन, now m can be approximated to p, m को अब हम लोग p से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा n1 अपॉन pc माइनस n1 अपॉन po इज इक्वल टू n2 अपॉन pc इसको अब ये लोग इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको इधर ले आए, n2 अपॉन pi माइनस n1 अपॉन po इज इक्वल टू n2 अपॉन pc माइनस n1 अपॉन pc, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसमें देखो सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो नेगेटिव हैं, देखो ध्यान से देखना, ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है, और पोल से इमेज का डिस्टेंस v ये भी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है, और पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो भी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये क्या आ जाएगा, n2 अपॉन माइनस v माइनस n1 अपॉन माइनस u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन माइनस r, माइनस साइन निकाल कॉमन निकाल कर कैंसिल कर लें, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू कैसे हो जाए, ये रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे ही। नीचे देखो क्या चीज है, नीचे इमेज डिस्टेंस है, नीचे क्या चीज है, इमेज डिस्टेंस, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये कॉन्केव सरफेस के लिए रिलेशनशिप n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, और इसमें n2 डिवाइडेड बाय n1, हम लोगों को जो आगे लेंस में यूज होगा वो किसका यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम डेरिवेशन करेंगे तो उसी का एग्जैक्ट रिलेशनशिप आप याद रखना, वो यूज करेंगे। ये तो दोनों को अगर रिलेट करोगे विल गेट कंफ्यूज्ड। दोनों तरफ अगर हम लोग n1 से डिवाइड करें, नीचे इमेज डिस्टेंस
और इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इधर आर, n2 माइनस n1 है, इधर भी n2 माइनस n1। तो यह आ जाएगा n21 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। ये फाइनल रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेंसेज। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, और इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, इसमें lenses are bound by two spherical surfaces, मतलब दो सरफेसेस रहेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी कर्व्ड। लेंस के लिए कंडीशन क्या है कि दो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, दिस विल बी ग्लास लेंस। क्या इसको हम लोग लेंस मान सकते हैं? इसमें कंडीशन लगा है एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी अ कर्व्ड सरफेस और स्फेरिकल सरफेस। तो ये दो सरफेसेस हैं, दिस इज द फर्स्ट refracting surface and this is the second refracting surface। assumption क्या है कि object is placed on this side। object अगर यहां पर है, इससे light ray इधर पर जाएगी, it will be entering from rarer medium to denser medium, rarer से denser में जाएगी तो एक refraction यहां पर होगा, फिर डेंसर से रेयर में निकलेगी, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। Therefore we are naming this as first and second। और पहले वाले सरफेस का सेंटर will be lying on the right side C1, दूसरे वाले सरफेस का जो सेंटर है that will be lying on the left side, so this will be marked as C2 and this will be the principal axis। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। डायग्राम ले लेना चाहिए। This is a biconvex lens, or simply this is termed as a convex lens। This is a biconcave lens। पहला जो सरफेस है उसका सेंटर लेफ्ट साइड में, दूसरे सरफेस का सेंटर जो है दैट इज ऑन द राइट साइड एंड दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एंड ऑप्टिकल सेंटर is a point optical center is a point through which the light ray can be assumed to be going underway। ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट है, जैसा अभी तुमने मिरर्स और उसमें पोल लिया था, एक पॉइंट है जिसके थ्रू अगर कोई लाइट रे जाएगी किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, देयर विल बी नो चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज यू कैन मेक एनी लेंस ऑफ एनी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। अभी हम लोग किसी भी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का अगर लेंस बनाना है तो इसका यूज अभी लोग कर सकते हैं। वी कैन डिजाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले सर्फेस का रेडियस कितना होगा, सेकंड सर्फेस का रेडियस कितना होगा, ये अभी लोग बता सकते हैं। सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ा सा थिक बना रहे हैं, डायग्राम बनाने में आसानी होगी। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस and here you are having the object. This is the first medium, this is the second medium, and this is the third medium. Light ray striking on the first surface. अब यहां पर रिफ्रैक्शन देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना है। और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पहले सरफेस के सेंटर से आप इसको मिला दो। दिस इज द पॉइंट N1। नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या है, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, उस पॉइंट को अभी हम किससे, सेंटर से मिला देंगे। व्हाट विल हैपन, लाइट रे इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ऐसा कुछ। और अगर ये पूरा ग्लास होता है यहां तक तो इसकी इमेज यहां कहीं पर बननी थी। अगर पहले सरफेस के बाद पूरा अगर ये ग्लास होता तो इसकी इमेज कहां पर, I1 पर बनती। लेकिन क्या होगा, इट विल सफर अनदर रिफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट। और यहां पर रिफ्रैक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी आर नेमिंग दीज पॉइंट्स एज P and Q। N1 C1 ये नॉर्मल है, इस पॉइंट को P नाम दे दिया। Q पॉइंट पर एक और रिफ्रैक्शन होगा और Q पॉइंट पर रिफ्रैक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस का सेंटर, इस सरफेस का सेंटर कहां पर लाई करेंगे, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड। सो वी विल बी जॉइनिंग दिस टू द सेंटर। N2 C2. So light ray instead of going straight, light is entering from denser to rarer. Denser से rarer में जा रही तो सीधा जाने की जगह this will bend away from the normal. So this forms the image at I. ये ऐसा कुछ डायग्राम है। This point is A, this is B, this is E, and this is D. और ये वाला डायग्राम और अभी हम ड्रॉ कर देते हैं, just try to understand. Suppose if only the first surface was present. Suppose only the first surface ABY is present. The object is O. This is the first medium. This is the second medium. What will happen? Light ray striking at
दी पॉइंट P, लाइट रे P पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी और P पॉइंट पर रिफ्रैक्शन देखने के लिए सिर्फ इन्हीं डायग्राम्स का मेन यूज होगा। डायग्राम्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो प्रूफ तो मुश्किल 2-3 मिनट में हो जाएगा। P पॉइंट पर रिफ्रैक्शन देखने के लिए अभी हम क्या करेंगे, वी विल बी ड्राइंग अ नॉर्मल and this normal is N1 and C1. What will happen to this light ray? Instead of going straight, this will bend towards the normal. Normal की तरफ bend होगी और इसकी इमेज कहां पर, this will be formed at I1. क्यों? क्योंकि ये एक लाइट रे है। नॉर्मल इंसिडेंस में ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी मीटिंग एट I1। यहां पर एक लाइट रे तो अभी हम लोग दिखा दी, दूसरी वाली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी एंड दीज विल बी मीटिंग एट द पॉइंट I। तो हम लोगों ने इसमें दोनों रिफ्रैक्शन दिखाए हैं, यहां पर सिर्फ पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन दिखाया है। अब इसको अच्छे से सुनना और समझना। फॉर द फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस कौन सा है, कौन सा है, ए बी वाई, ए बी एंड ई है, सॉरी ए बी ई। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट इज ओ। पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट ओ है, इमेज क्या है, आई। सिर्फ इसी को देख लो, नीचे वाले लाइन। ऑब्जेक्ट ओ कौन से मीडियम में रखा हुआ है, दिस इज इन मीडियम 1। और इमेज I1 कहां पर बन रही है, मीडियम 2। कोई डाउट इसमें? पहले सरफेस से जो इमेज बनेगी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये अपन लोगों ने कई बार लिया, कई जगह। तो पहले सरफेस से जो इमेज बनने वाली है वो दूसरे सरफेस के लिए क्या, ऑब्जेक्ट का काम करें। तो हम लोग इसमें अच्छे सुनना और समझना। इधर लिखते हैं फॉर द सेकंड सरफेस, ये अलग लिख लिया, ये अलग लिख लिया। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड सरफेस के लिए पहले सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो अब ये लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, I1। फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, फाइनल इमेज विल बी अब देखना प्रोसेस कैसा है। पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O है, आगे पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O है, इमेज क्या है, I1। दूसरे सरफेस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट I1 है, फाइनल इमेज I1। ये ऑब्जेक्ट I1 कहां पर है, ये ऑब्जेक्ट I1 एक्चुअली में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ I1 में तो कुछ बन ही नहीं रहा। ये कब होगा, कहने लगे अगर ये पूरा ग्लास होता तो इसकी इमेज यहाँ पर I1 बनती। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट I1 इज इन मीडियम 2। लेकिन फाइनल इमेज I कहां पर बन रही है, फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, एयर मीडियम। बस अब हम लोग इनका यूज करने वाले हैं, नोट कर लें साथ में।
इसमें अगर हम ये लोग फॉर्मूला लगाएं जो पढ़ा था, नीचे क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस। अब डिस्टेंसेस सारे मार्क कर लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, ये u है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इसको v1 लिख दे रहे हैं। ठीक, यहां पर ये u, ये वाला डिस्टेंस v1, और ये वाला डिस्टेंस इसको v। नीचे क्या मिलता है, नीचे मिलता है इमेज डिस्टेंस। तो पहले वाले सरफेस के लिए, पहले वाले सरफेस के लिए इमेज का डिस्टेंस कितना है, v1। और ऊपर क्या आता है, कहने लगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका आता है, जिस मीडियम में ये इमेज बन रही है। तो ये I1 यानी v1 यानी I1 का डिस्टेंस, और I1 कहां पर बन रहा है, कोई डाउट इसमें? फिर इसके बाद माइनस, नीचे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऊपर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, n2 माइनस n, और इधर क्या आ जाएगा, n2, ये n1, तो ये n2 माइनस n1 अपॉन क्या, पहले सरफेस का। विदाउट नोट कर लेना, दिस इज नेम्ड एज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कैसा लिखें, क्या आएगा नीचे, सबसे पहले इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस देखो, इमेज कौन सी है इसमें, ध्यान से देखना। इमेज क्या है, I, ऑब्जेक्ट क्या है, I1। हम लोगों ने बोला कि पहले सरफेस ने जो इमेज I1 बनाई है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दिस विल बी एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। ये लिख दिए थे अपने बुक पे, और फॉर्मूला अप्लाई करते समय यही क्यों है, नीचे क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस, ऊपर क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस। कहां पर बन रहा है, मीडियम 1 में, तो यहां पर ये n1 आ जाएगा। ये देख लेना, ये इमेज I कहां पर बन रही है, इमेज I कहां पर बन रही है, मीडियम 1 में, यहां पर इसको बन 1 2 ठीक। और इधर पर क्या आ जाएगा, u आएगा। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर क्या आ जाएगा, v1। ऊपर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें ये v1, तो v1 कहां पर बन रहा है, ये n। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, इसको भी कुछ सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप फिर से समझें, ध्यान से देखें, थोड़ा सा समझने भर में है, हम सारी चीजें एक बार रिपीट करते रहे। पहले सरफेस पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट O है। फर्स्ट मीडियम में इमेज कहां पर बन रही है, I1 इन दी सेकंड, ये लिखा। फॉर द फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट इज O, ऑब्जेक्ट O is placed in the first medium, image I1 is formed in the second medium। और पहले सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, I1 which is placed in the second medium। and final image कहां पर बन रही है, final image I is formed in medium I। और लिखने का तरीका क्या रहेगा,
नीचे पहले क्या लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज I1 का डिस्टेंस, इमेज I1 का डिस्टेंस V1 है, और ये V1 बन कहां पर रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। V1 कहां पर बन रहा है, कहने लगे ये सेकंड मीडियम में, तो इस सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये सेकंड आ गया तो यहां पर N1 आ जाएगा। फिर इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये Q है, और किस वाले मीडियम में है, N1 में, और यहां पर राइट साइड में क्या आ जाएगा, N2 - N1। सेकंड सरफेस के लिए क्या आएगा, सेकंड सरफेस के लिए नीचे आएगा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज कौन सी है, कहते हैं I का डिस्टेंस कितना है, कहते हैं V, और V कहां पर बन रहा है, V कहां पर बन रहा है, फर्स्ट मीडियम में, तो जहां पर ये V बन रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उत्तर देना। और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है I1, I1 कहां पर है, I1 कहां पर है, सेकंड मीडियम पर, और V1 लिखी दिया है, और N1 है इधर, N1 - N2 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करें तो क्या आ जाएगा, N1/V minus N2/V1 plus N2/V1 minus N1/U is equal to N1 minus N2/R2 plus N2 minus N1/R1। ऐसा कुछ आता है, इसमें ये कैंसिल होंगे टर्म्स, N1 into 1/V minus 1/U is equal to, इधर पर माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, N2 minus N1/R2 plus N2 minus N1/R1। N2 माइनस, यहां पर N1 कॉमन, N2 माइनस N1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R1 माइनस V minus 1/U is equal to N2/N1 minus N1/N1। N1 से डिवाइड कर दिया, और 1/V minus 1/U ऐसा कुछ मिलेगा। और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मालूम है क्या, कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो लाइट रेज पैरेलल होंगी, और ये कहां पर कन्वर्ज होंगी, फोकस पर। तो U की वैल्यू माइनस इंफिनिटी अगर रखें, और इमेज डिस्टेंस F रख लें, तो कितना देगा, 1/F minus 1/minus infinity is equal to N21 minus 1 into 1/R1 minus 1/R2। फाइनल रिलेशन अब ये लोग मिलेगा 1/F is equal to N21 minus 1 N2 1/F
अब इसके बाद इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करके किसी भी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का लेंस हम लोग बना सकते हैं। इसमें R1 और R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कोई भी फोकल लेंथ, एनी डिजायर्ड फोकल लेंथ कैन बी मेड। नेक्स्ट टॉपिक है lens immersed in a liquid। हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो कर ही दिया है, एयर है, ये ग्लास है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/FA इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर ये फर्स्ट यूज किया था, यहां पर सेकंड यूज किया था। ये क्या आ जाएगा? refractive index of glass with respect to air -1 into 1/R1 minus 1/R2। इस पर बेस क्वेश्चंस मिले हैं कई सारे। Now if this is placed in a liquid, अगर आपने इसको किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा 1/FL का बनेगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड। यहां पर क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड -1 1/R1 minus 1/R2। हम लोग इसको कुछ नंबर्स दे देते हैं। फर्स्ट को डिवाइड करें अगर सेकंड से, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय, क्या मिलेगा बताओ जल्दी? 1/FA डिवाइडेड बाय 1/FL। इधर पर कितना आएगा बोलो जल्दी? NGA -1 1/R1 minus 1/R2 ऐसा कुछ है। इधर क्या है? NGL -1 1/R1 minus 1/R2। तो FL/FA NG -1 अपॉन NGL को क्या लिख सकते हैं? NG/NL -1 और FL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? NG-1। अच्छे देखना नीचे क्या जाएगा? NG-NL अपॉन NL, ये ऊपर ट्रांसफर होगा और ये FA को भी हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज द रिलेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन तो कई बार फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं, लेंस, ग्लास लेंस इमर्स्ड इन वाटर, Ng की वैल्यू 3/2, लिक्विड यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/2, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। FL
3/2 minus 1 upon 3/2 minus into 4/3 सॉल्व करो इसको। कितना आ जाएगा ये 1/2, नीचे क्या आ जाएगा 9 minus 8, 9 minus 8 divided by 6, 1/2 into 6/1, 4 times FA. So we say that if a glass lens is immersed in water, then the nature of the lens does not change. Nature change नहीं होगा, लेकिन focal length जरूर कितना 4 times हो जाएगी। अब इसमें ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, अच्छे सुनो, इस फॉर्मूले को देखकर सपोज NG इज ग्रेटर देन NL, तो कोई समस्या नहीं होगी। कैसे समस्या नहीं होगी? FL इज NG minus 1, NG minus 1 ये पूरा पॉजिटिव आएगा, और NG minus NL, अब चूंकि NG बड़ा है NL छोटा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। NL ये तो पॉजिटिव होता ही है। सो वी से दैट व्हाट वी गेट इज अ पॉजिटिव नंबर इनटू FA, ऐसा कुछ आएगा। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि अगर FA पॉजिटिव है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि स्मॉलर देन और ग्रेटर देन और कुछ भी हो सकता है, और ये FL मिल जाएगा। मतलब नेचर ऑफ द लेंस डज नॉट चेंज इफ द नेचर ऑफ द लेंस डज नॉट चेंज इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन लिक्विड। नेचर ऑफ द लेंस डज नॉट चेंज if the refractive index of glass is greater than the refractive index of the liquid. अगर Ng smaller than NL है तो क्या? Ng छोटा है, अब देखो FL क्या होगा? कहने लगे Ng minus 1, तो कहने लगे बता दिया भाई, ये तो 1.5 होता, 1.5 minus 1 पॉजिटिव आएगा। नीचे क्या आएगा? कह रहे हैं Ng minus NL, Ng minus NL, Ng छोटा है NL बड़ा है, तो ये क्वांटिटी कैसी आ जाएगी? नेगेटिव, और NL ये तो पॉजिटिव होते ही इनटू FA, मतलब ये पॉजिटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर अपॉन नेगेटिव नंबर, मतलब FL विल बिकम अ नेगेटिव नंबर इनटू FA। मतलब अगर आपने लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो नेचर ऑफ द लेंस विल चेंज। नेचर ऑफ द लेंस चेंज होगा, कैसे पता चलेगा? FA अगर पॉजिटिव है तो FL के साथ आएगा नेगेटिव आएगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस विल एक्ट एज अ कॉनकेव लेंस, और इसमें अगर FA नेगेटिव है, इफ FA इज नेगेटिव यानी कॉनकेव लेंस,
मतलब कैसा आ जाएगा, एफ एल विल बी व्हाट, पॉसिबल। तो इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है लिक्विड, और इस लिक्विड में ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, these are parallel light rays, what happens to parallel light rays? कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल लाइट रेज क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हमने डायग्राम में ऐसा दिखाया हुआ है। सो इज दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। एक ऑप्शन तो आपको ये भी दिया हो सकता है कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट करेक्ट डायग्राम, लेकिन ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? व्हेन Ng इज लेस देन n, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें तो मालूम है ये 1.5 है। NL कैसे रहना चाहिए, 1.5 से कम या 1.5 से ज्यादा, 1.5 से ज्यादा। तो ऐसा भी आ सकता है क्या? चार ऑप्शन दिए हैं किसके बारे में? फॉर दिस गिवन डायग्राम कमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड कैन बी व्हाट? दिस कैन बी 1.5, B 1.3, C 1.7 एंड D नॉट पॉसिबल। कौन सा आएगा इसका? 1.7। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का ज्यादा है, ग्लास का कम है, तो क्या होगा? जो कॉन्वेक्स लेंस है दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ कॉन्केव लेंस, ये कॉन्केव लेंस की तरह काम करने लगेगा, मतलब इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग दिस विल स्टार्ट डाइवर्जिंग द लाइट रेज। इज दिस क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन में this is the object, light ray parallel to the principal axis. After refraction will pass through the focus and light ray through the optical center will go undeviated. ये AB है, ये A डैश B डैश है, ये C है। मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? Size it is defined as what? The size of the image to what? The size of the object I divided by O। अब इसको अभी हम I अपॉन O तो बाद में लिखेंगे, इसको अभी हम कैसे लिख दे रहे हैं? पहले A डैश B डैश अपॉन A B ऐसा लिख देंगे। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है लिखकर बताओ? ABC and B dash B dash C। क्या लिखोगे? A डैश B डैश अपॉन AB B डैश C अपॉन BC। B डैश C ये V आ जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश C अपॉन BC। A डैश B डैश को अपन लोगों ने क्या लिख दिया? माइनस I
इज इक्वल टू बी डैश सी, V upon minus C. राइट साइड में है प्लस बी अपॉन और 1 अपॉन एफ अभी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं किसको 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो इसमें ऐसा याद रखिएगा लेंस में इस फार्मूले में 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू माइनस आता है तो मैग्निफिकेशन में प्लस साइन आएगा। और मिरर्स में कैसा होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन में क्या आ जाएगा आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ऐसा कुछ। बस अब बाकी जो टॉपिक्स हैं कंटिन्यू तो होगा।